वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस क्लास में हम जो राजस्थान में पर्यटन है उसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को ख़राब करते हुए हम सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग यानी कि धुआं रहित हम कहते हैं। वहीं हम बात करें विश्व पर्यटन दिवस को लेकर, कब मनाया जाता है तो याद रखना है आपको, 27 सितंबर को। वहीं भारतीय पर्यटन दिवस को लेकर बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले। जबकि हमारा 25 जनवरी को सैनिक दिवस भी होता है, उस टाइम पे ही क्या है, भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष मनाया गया। राजस्थान में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। पूछ सकते हैं कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई राजस्थान में, तो आपको याद रखना है 1956 में। वहीं हम बात करें 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन यानी कि लोगो क्या रहा, पधारो हमारे देश। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप सभी जानते हो कि 1993 में हमारा जो राजस्थान पर्यटन विभाग यानी कि जो राजस्थान है उसकी टैगलाइन इसकी क्या रही थी, तो थी पधारो हमारे देश। अरे हमारे देश, पधारो हमारे देश। वहीं हम बात करें 2008 में इसका नाम हो गया था कलरफुल राजस्थान। वहीं हम बात करें 2016 को लेकर तो इसका नाम हो गया था जाने क्या दिख जाए, और 2019 में हो गया था पधारो हमारे देश। यानी कि फिर से इसका नाम क्या रख दिया गया 2019 से, पधारो हमारे देश। यानी कि 1993 में पधारो हमारा देश था, उसके बाद में 2008 में कलरफुल राजस्थान कर दिया गया, और 2016 में जाने क्या दिख जाए, और वहीं हम बात करें फिर से 2019 में पधारो हमारा देश राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन कर दी गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक ये डेट आपको याद रखनी है 4 मार्च, ये डेट आपको याद रखनी है 4 मार्च 1989। आगे बात करेंगे हम 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म यानी पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर व सबसे कम जून माह में आते हैं घूमने के लिए। जितने भी जो विदेशी होते हैं, वो पर्यटक जितने भी होते हैं घूमने वाले विदेशी, वो नवंबर माह में सर्वाधिक आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है। और सबसे कम आते हैं जून माह में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है राजस्थान में। वहीं हम बात करें दूसरी तरफ जो देसी पर्यटक है, वो सबसे ज़्यादा अगर पूछे आपसे तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा तो आएंगे मार्च में, क्यों जैसे सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती है मार्च में सबसे ज़्यादा घूमने जाएंगे। और सबसे कम को लेकर बात करें तो जनवरी माह में, यानी कि सर्दियों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम घूमने को जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, जोधपुर,
उदयपुर जोधपुर में आते हैं, यानी कि जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं हमारे राजस्थान में। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो होते हैं, सर्वाधिक विदेशी जो पर्यटक होते हैं वो तो जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आते हैं। और सर्वाधिक देसी पर्यटक जो होते हैं वो सीकर और जयपुर में जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि सीकर में आप सभी जानते हो कि जो हारे का सहारा श्री बाबा श्याम हमारा मंदिर में रोज़ के क्या लगे रहते हैं, मेले लगे रहते हैं, मतलब कि हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं देसी जो पर्यटक होते हैं वो सीकर में, उसके बाद अपने जयपुर में। ये मैप है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले पर्यटन परिथल सर्किल को लेके, जिसमें हम बताएं तो आपको कि राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली सर्किट पढ़ रहे हैं मरु सर्किट, ठीक है, जिसमें ज़िले कौन कौन से रहेंगे तो जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर ज़िले आते हैं। बाड़मेर इसमें क्या किया गया, बाद में शामिल किया गया। देखिए मोस्टली इसमें क्या है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, और ये यहाँ पे अपना इसको बाड़मेर को क्या किया गया, बाद में शामिल किया गया। सेकंड है शेखावाटी सर्किट, जिसमें आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, और ढूंढाड़ सर्किट है, उसमें जयपुर और दौसा आते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हाड़ौती सर्किट, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आएगा, और जो मेरवाड़ा सर्किट है उसमें अपना अजमेर और नागौर जिला आएगा। मुख्यतः पर्यटन स्थल इसमें ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर, मेड़ता और किशनगढ़ रहेंगे। वहीं हम बात करें 6वें नंबर पर आएगा मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद आएंगे। रणथंभौर सर्किट में सवाई माधोपुर और टोंक जिले आएगा। नेक्स्ट मेवात या ब्रज सर्किट, जिसमें अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिला आएगा। प्रमुख पर्यटक स्थल इसमें सिलेशेड, सरिस्का, भानगढ़, भरतरी और पांडुपोल। वहीं हम बात करें तिजारा, ये प्रमुख पर्यटक स्थल हो जाएंगे। इसमें भानगढ़ के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर भूत रहते हैं, है ना। और वहीं हम बात करें वागड़ सर्किट को लेकर तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा रहेगा। प्रमुख पर्यटन स्थल इसमें रहेंगे घोटिया, अम्बा, मानगढ़ धाम, सोमनाथ मंदिर, बेणेश्वर। वहीं हम बात करें गलियाकोट। लास्ट रहेगा 10वां गोडवाड़ सर्किट, जिसमें जालोर, पाली और सिरोही आएगा। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से रहेंगे तो बताएंगे हम माउंट आबू, रणकपुर और दिलवाड़ा। इस प्रकार से ये 10 सर्किट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में पर्यटन विकास के नए जो सर्किट है उसको लेकर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर्णिम त्रिकोण को लेके, जिसमें दिल्ली, जयपुर और आगरा है। सर्वाधिक पर्यटक इसी सर्किट में आते हैं, और स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का जो शहर है जयपुर वो बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित की जा रही है, ये किया जा रहा है इसको, किसको, ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट को। नेक्स्ट है बुद्धा सर्किट, यानी कि चीन, जापान और श्रीलंका में बौद्ध देश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ जिले को संवारने का काम हो रहा है इसमें। देखो कितने आश्चर्य की बात है कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत में पनपा और भारत में ही क्या हो गया, उसका
पतन हो गया, क्योंकि लगभग 1205 है ना, बख्तियार जो खिचली है वो आक्रमण करते हैं। और जब इन्होंने आक्रमण किया 1193, अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, नालंदा जो है उसमें वो आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद, यानी कि पहले वो जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको कहा कि तुम क्या कर लो, उनके धर्म को स्वीकार करो, बौद्ध धर्म को त्याग दो। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो जो नालंदा था विश्वविद्यालय, उन्होंने क्या कर दिया, उसमें आग लगा दी। और आग लगाने के बाद बताते हैं कि उसमें जो किताबें थी, जो बताते हैं कि 3 महीने तक उसमें आग धधकती रही। और मतलब उसमें बौद्ध धर्म और बाकी इतनी सारी मतलब शिक्षा का क्या कर दिया उसने, कहें तो हम उन्होंने बहुत नुकसान जो ये किया, ये बहुत बुरी बात है। और जो बौद्ध गुरु थे उनको मार दिया गया। और वो दयालु होते थे, बौद्ध जो अनुयायी होते थे, बौद्ध गुरु होते थे, वो क्या होते थे, वो अनुयायी क्या होते थे, दयालु प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बदला तो इस चीज़ का लिया नहीं। और आज विश्व में चौथे धर्म पे बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में तो वहीं बात करें कि बौद्ध धर्म लगभग 1% से भी कम है। तो चलिए अब हम बात करेंगे तीर्थ सर्किट को लेके, जिसमें अजमेर, पुष्कर, नाथद्वार, कांकरोली को शामिल किया गया है। कृष्णा सर्किट, इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 में मंजूरी दी गई। राजस्थान के नाथद्वार जी मंदिर, गोविंद देव जी, कनक वृंदावन चरण मंदिर, गलता जी, और हम बात करें खाटू श्याम जी को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं हम राष्ट्रीय राजधानी सर्किट को लेकर, जो कि अलवर, बैराट, भरतपुर, धौलपुर व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे इको टूरिज्म सर्किट, जिसमें सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। प्रमुख पर्यटन विकास की संस्था, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड, RTDC, जो कि है जयपुर में। स्थापना को लेकर बात करें कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1979 को हुई। वहीं हम बात करें सेकंड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई थी जो 7 जून 1965 को हुई। आगे हम बात करते हैं पर्यटन विकास की योजना, इसमें हम पहला पढ़ेंगे हेरिटेज होटल योजना। इसकी स्थापना है जो 1991 को ये क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ऐसा भवन जिसका स्थापत्य 1990 से पुराना हो, उन्हें हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वही हम करें देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन, जो कि है जोधपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसाद योजना। प्रसाद योजना को लेकर बात करें तो 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के 12 शहरों में शुरू की गई। इसमें धार्मिक आध्यात्मिक शहरों का विकास किया गया। राजस्थान के अजमेर, पुष्कर को इसमें शामिल किया गया। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालासेरी डूंगरी वहीं को इस योजना में शामिल किया, जिसमें आसीद और भीलवाड़ा थे। आगे बात करेंगे हम स्वदेशी दर्शन योजना को लेकर, तो 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ये शुरू की गई। राजस्थान में निम्न पर्यटन परिपथ बनाकर इसमें स्थान शामिल किए गए, जो कि हम बात करेंगे पहले तो मरु परिपथ, जिसमें सामर झील व अन्य स्थानों का विकास हुआ।
कृष्णा परिपथ जिसमें गोविंद देव जी मंदिर जो कि जयपुर में है और खाटू श्याम जी मंदिर व नाथ द्वार मंदिर को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है विरासत यानी हेरिटेज जो परिपथ है उसको लेकर, तो इसमें कुंभलगढ़ किला और नाहरगढ़ और जयगढ़ किला, गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, गोगामेडी, बाग ए किलोफर। वहीं हम बात करें पुरानी छावनी जो कि धौलपुर में है, मीराबाई स्मारक मेड़ता, और लास्ट में हम बात करें सुनहरी कोठी जो टोंक में है, इसको इसमें शामिल किया गया। आगे बात करेंगे हम आध्यात्मिक परिपथ को लेकर। इसमें रहेगा जो सालासर बालाजी चूरू में है वो, और सामोद बालाजी जो कि जयपुर में है। वहीं हम बात करें घाटे के बालाजी, बंध के बालाजी जो कि जयपुर में है, बीजक। उसके बाद हम बात करें अविका मंदिर जो कि विराटनगर कोटपुतली में बहरोड में है, और सांवरिया जी जो कि है चित्तौड़गढ़ में, उनको शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं हम, और जो कि ये महत्वपूर्ण भी है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसमें बात करेंगे हम कि स्वदेशी दर्शन 2.0, स्वदेशी दर्शन 2.0 में हम बात करेंगे कि इसमें स्वदेशी दर्शन योजना को अब नया नाम दिया गया है। इसके तहत केशवराय मंदिर बूंदी आर्ट सेंटर बूंदी, वहीं हम बात करें उमेद उद्यान मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सांवरिया सेठ मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है। वहीं हम बात करें करणी माता मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर को इसमें क्या किया। उसके बाद हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा को लेकर कि 2013 में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवा रही है। 2016 से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को अब हवाई जहाज के जरिए भी तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। राजस्थान की पर्यटन जो नीतियां हैं उनको लेकर बात करेंगे। राजस्थान की प्रथम पर्यटन जो नीति है वो 27 सितंबर 2001 याद रखना है। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति जो कि 9 सितंबर 2020 याद रखना है। और प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी जिसमें हम बात करें, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है कि 4 फरवरी 2010। न्यूनतम इको टूरिज्म पॉलिसी जो कि रहेगी 15 जुलाई 2021। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति जो कि 24 नवंबर 2022 रहेगी। आगे बात करते हैं हम राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो कि 18 अप्रैल 2022 रहेगी। अब हम इसमें बात करेंगे इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत का 15% या 2 करोड़ रुपया जो भी न्यूनतम हो, सब्सिडी का क्या किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। अब हम बात करेंगे रोपवे को लेकर कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े खंभों पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रॉलियाँ, यानी कि आप यहाँ रोपवे है और इस प्रकार का ये बीच में जो खाली जगह होती है उसमें इस प्रकार से क्या लगा दी जाती है, ट्रॉली लगा दी जाती है कि आप यहाँ से यहाँ तक इसमें पहुँच सकते हैं इनको शुल्क देकर। और वरना तो भाई अगर आप शुल्क जमा नहीं करवाने में सक्षम नहीं है, जमा करवाने में यानी कि सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी होती है, सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ रोपवे तक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जिसमें हम प्रथम रोपवे पढ़ने जा रहे हैं सुंदा माता मंदिर जो कि है भीनमाल जालौर में। 2006 को प्रारंभ, सबसे लंबा रोपवे कितना मीटर है तो बताएंगे हम, 800 मीटर है। वहीं हम बात करें दूसरा रोपवे जो कि करणी माता मंदिर है उदयपुर में। तीसरा रोपवे को लेकर बात करें सावित्री माता मंदिर जो कि है पुष्कर अजमेर में, ठीक है। सावित्री माता जो मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में है। और चौथा रोपवे जो कि है वीर हनुमान जी मंदिर शामोद जयपुर ग्रामीण में, यानी कि जयपुर आप याद रख सकते हैं। वहीं हम बात करें पांचवा रोपवे है जो अन्नपूर्णा माता रोपवे है, जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में लगाया गया है। यह देश का प्रथम स्वचालित यानी कि देश का प्रथम स्वचालित रोपवे है, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम छठा रोपवे जो कि है नीमच
माता मंदिर उदयपुर में, और 7वां रोपवे है जो जीर्ण माता मंदिर सीकर में है। अन्य पर्यटन स्थल को लेकर अगर हम बात करें, अन्य पर्यटन स्थल को लेकर हम बात करें तो बताएंगे हम महाराणा प्रताप विजय स्तंभ जो कि रहेगा दिवेर राजसमंद में। वहीं हम बात करें महाराणा प्रताप संग्रहालय जो कि रहेगा हल्दीघाटी राजसमंद में, और महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो कि रहेगी गोगुंदा में, और प्रताप गौरव केंद्र है जो रहेगा उदयपुर। नेक्स्ट बात करेंगे हम समाई माता क्षेत्र जो कि है बांसवाड़ा में, ढोला मारू RTDC होटल जो कि है बीकानेर में, और ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जो कि रहेगा जैसलमेर में। आगे हम बात करते हैं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रथम महाउत्सव, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखना है, इसको मोस्ट भी लगा लेना पहली बात। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊँट जो महाउत्सव है वो बीकानेर में बनाया जाता है जनवरी माह में। पतंग महाउत्सव है जो जयपुर में मनाया जाता है मकर संक्रांति या 14 जनवरी को। वहीं हम बात करें सांबर फेस्टिवल है जो जयपुर में मनाया जाता है जनवरी में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि जयपुर में मनाया जाता है जनवरी में, यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में जनवरी माह में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम जालोर महाउत्सव को लेकर। जालोर में फरवरी में मनाया जाता है। माही महाउत्सव जो कि बांसवाड़ा में फरवरी में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें बेणेश्वर महाउत्सव जो कि डूंगरपुर में फरवरी माह में मनाया जाता है। मरु महाउत्सव जो कि जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। शेखावाटी महाउत्सव जो कि सीकर चूरू झुंझुनू में फरवरी मार्च माह में मनाया जाता है। और ब्रज होली महाउत्सव जो कि भरतपुर में मार्च में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं थार महोत्सव जो कि बाड़मेर में फरवरी मार्च माह में मनाया जाता है। और धुलंडी जो उत्सव है वो जयपुर में मार्च में मनाया जाता है। बेलून महोत्सव है जो बाड़मेर में अप्रैल में मनाया जाता है। ग्रीष्म महाउत्सव जो कि माउंट आबू में मनाया जाता है मई और जून में। मैंगो फेस्टिवल है जो बांसवाड़ा में जून माह में मनाया जाता है। आभानेरी उत्सव है जो दौसा में सितंबर और अक्टूबर माह में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मारवाड़ जो महोत्सव है वो जोधपुर में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव है जो चित्तौड़गढ़ में आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव है जो अलवर में मत्स्य महोत्सव है जो अलवर में अक्टूबर और नवंबर माह में मनाया जाता है। और बूंदी जो महोत्सव है वो बूंदी में नवंबर माह में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ महोत्सव है जो राजसमंद में दिसंबर में मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो रणकपुर महोत्सव है जो पाली में दिसंबर माह में मनाया जाता है। सर्द महोत्सव है जो माउंट आबू में दिसंबर माह में मनाया जाता है। और रणकपुर महोत्सव वो पाली में दिसंबर में। वहीं हम बात करें शरद महोत्सव जो माउंट आबू में दिसंबर माह में मनाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिल्प ग्राम महोत्सव है जो उदयपुर में, ये भी दिसंबर माह में मनाया जा रहा है। इस प्रकार से जो हमारा ये टॉपिक था कि राजस्थान में पर्यटन, वो एक पार्ट में ही हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इस टॉपिक से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक की स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। लगभग यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो ज्योग्राफी है उसकी अंतिम क्लास है। और हमने जो राजस्थान का भूगोल है, यानी कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है राजस्थान की, वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। ठीक है,
यानी कि हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का जो सबसे पहले हमने बात करी थी राजस्थान का सामान्य परिचय को लेकर। और राजस्थान का जब सामान्य परिचय हम पढ़ रहे थे उससे हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान के जो ज़िले हैं, राजस्थान के ज़िलों, किस ज़िले को किस उपनाम से जाना जाता है उसको लेकर, फिर उसके जो क्षेत्र थे उनको लेकर भी हमने बात करी थी। वो क्लास मैंने अपलोड नहीं की है, आज इस क्लास के बाद हम उस क्लास को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद हम बात करें कि हमने फर्स्ट क्लास जैसे कि जो अपलोड की हुई है उस आधार पे मैं बता रही हूँ कि हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया। उसके बाद हमने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसको लेकर बात की। उसके बाद हमने बात की राजस्थान की जलवायु है उसको लेकर। उसके बाद हमने बात की राजस्थान में जो मिट्टी है उसको लेकर। फिर राजस्थान का हमने उसके बाद अपवाह तंत्र पढ़ा, और राजस्थान के अपवाह तंत्र के बाद हमने राजस्थान के प्रमुख बांध जो होते हैं उनको लेकर बात की। और प्रमुख बांध के बाद हमने राजस्थान की झीलें पढ़ी, और राजस्थान की झीलों के बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था सिंचाई परियोजनाएं। और सिंचाई परियोजना के बाद हमने राजस्थान की नहरों को लेकर विस्तार से बात करी। और जब राजस्थान की नहरें हैं उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान में वन संपदा, यानी कि जो वन है राजस्थान के वन वनस्पति को लेकर बात करी। और वनस्पति के बाद हमने बात करी राजस्थान में जो अभ्यारण्य हैं उनको लेकर। और अभ्यारण्य के बाद हमने राजस्थान में जो खनिज है खनिज को लेकर बात करी। खनिज के बाद हमने उद्योग टॉपिक को पढ़ा, और उद्योग टॉपिक के बाद हमने राजस्थान में कृषि को पढ़ा। कृषि के बाद हमने राजस्थान की जनगणना को पढ़ा। जनगणना के बाद हमने राजस्थान में जो परिवहन है उसको लेकर बात की। और राजस्थान में परिवहन पढ़ने के बाद हमने राजस्थान में पर्यटन को पढ़ा, जो कि ये क्लास हमारी आज की है। और जब ये मतलब कि जो राजस्थान में जो पर्यटन हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 1-2 क्लास और ली थी, जैसे कि राजस्थान में पशुधन हो गया, ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान में जो ऊर्जा संसाधन है वो भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। और राजस्थान में सूखा अकाल को लेकर भी हमने थोड़ा बात की। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि जो राजस्थान में जो भूगोल है, जो ब्रह्मास्त्र है सर का, वो हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। वैसे तो मैंने ये बुक है जो 8 से 10 बार खुद ने रीड की है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने पहली बार ये इस वीडियो को क्या किया है भाई, मतलब एक्सप्लेन किया है जितना मेरे से हो सका, बन सका। उम्मीद करती हूँ कि आप के लिए ये जो नोट्स हैं सर के, ये आपकी जो तैयारी है उसमें मील का पत्थर साबित हों, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्तर के सर ने नोट्स बना रखे हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि सर ने इस प्रकार से इन नोट्सों को बनाया हुआ है कि जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे साथ में पिक लगा रखी है, वहाँ पे राजस्थान का मैप लगा रखा है, मतलब ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पे पिक ऐड की हुई है, ताकि क्या कर सको आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ सको। देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है वो बोलने के बजाय, सुनने के बजाय चीज़ को देखकर, यानी कि फ़ोटो वीडियो को देखकर हम माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए वो चीज़ें क्या होती है, कैप्चर होती है। तो शायद इसीलिए सर ने ये सारी चीज़ें की हैं कि आप किसी चीज़ में अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पढ़ना आपको बोरिंग लग रहा है, आप चित्र देख के आप उसकी तरह क्या होंगे, आकर्षित होंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि आपकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो हमारा साथ यहाँ तक दिया, आप हमारे चैनल को यहाँ तक लेके आए, उसके लिए सपोर्ट के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ऐसे ही हमारे प्रति अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके एक पॉजिटिव कमेंट से या फिर आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं, बट दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी का। बस और क्या ही कहें, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं भाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद हम राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है उसको लेकर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।